नमस्कार। प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए और सीवान से करोड़ों की सौगातें दी। जसौली में प्रधानमंत्री ने करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और मड़ोरा रेल फैक्ट्री से अफ्रीका को निर्यात होने वाले रेल इंजनों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बिहार विरोधी और निवेश विरोधी उन्हें करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव और कांग्रेस पर पंजा और लालटेन के प्रतीकों के जरिए निशाना साधा और कहा कि इन दलों ने बिहार को गरीबी और जंगल राज में धकेला है। लेकिन बिहार की सियासत को जिस बयान ने सबसे ज्यादा गरमाया वो था तेजस्वी यादव का पॉकेट मार पीएम वाला बयान, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार को ठगने और सिर्फ लंबे चौड़े भाषण देने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर भाषण देते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। अब सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या यह भाषा ठीक है? क्या देश के प्रधानमंत्री को पॉकेट मार पीएम कहना ठीक है? क्या प्रधानमंत्री को पॉकेट मार पीएम कहने से ही तेजस्वी यादव को वोट मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री का अपमान कर तेजस्वी यादव का सियासी कद बढ़ेगा? और सवाल यह भी कि क्या तेजस्वी यादव राजनीतिक कुंठा से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से वो देश के प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कह रहे हैं? आज की डिबेट इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिहार में हुई मानसूनी बारिश ने भले ही मौसम को खुशगवार बना दिया हो, लेकिन बिहार का राजनीतिक पारा दिन पर दिन चढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं, अब तो विवादित बोल भी बोले जाने लगे हैं। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इसकी शुरुआत की आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तेजस्वी ने पीएम मोदी को पॉकेट मार और मुख्यमंत्री को अचेत कहा। इस बिगड़े बोल ने बिहार के सियासी पारे को गरमा दिया है। मंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किया, यह बताता है कि चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति लालू यादव ने अपने बेटा को न संस्कार दिया, न मर्यादा दी, न भाषागत ज्ञान दिया, तो जनता सब देखती है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को उसी अंदाज में जवाब दिया है। सुन लीजिए। अब तो तेजस्वी यादव जी के पास एक ही उपाय है कि अमिताभ बच्चन का एक फिल्म था, उसमें लिखा हुआ था कि मेरा बाप चोर है, तो लिखना पड़ेगा। बिहार की जनता तब भी वोट नहीं देगी। जबकि कांग्रेस के नेता तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब सच्चाई बोली जाती है कि वो आम लोगों के पॉकेट को मारने का काम करते हैं, कमाई को घटाने का काम करते हैं, आमदनी को लूटने का काम करते हैं, तो उनके दल और उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन हकीकत यही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन बिहार का माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है और बयानबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या नेताओं को बोलते हुए कम से कम भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या तेजस्वी यादव ने सियासी मर्यादा लांघी है? तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पॉकेट मार क्यों कहा? क्या तेजस्वी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है? चुनावी लड़ाई पॉकेट मार पर क्यों आई? तेजस्वी का बयान चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाएगा क्या? सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव मेहता जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अजय जी आपसे। आज प्रधानमंत्री मोदी आरजेडी के गढ़ सीवान में आए और 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें दी। 51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की। 6,648 लाभुकों को
उनके नए घर की चाबी सौंपी। कुल 3,132 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 2,229 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और मड़ोरा रेल फैक्ट्री से अफ्रीका को निर्यात होने वाले रेल इंजनों की पहली खेप को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिर भी तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉकेट मार पीएम कह रहे हैं। संतोष जी, एक बार जब प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करते हैं तो आप सोचिए कितना खर्च होता है। आप तो प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से आप बोलते हैं आप काम कर रहे हैं, फिर चुनाव के समय ऐसी क्या हो जाती है कि आपको बार बार उस प्रदेश में जाना पड़ता है कि जहाँ पे चुनाव हो रहा है। आप एक बार जब बिहार आते हैं तो आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है 100 करोड़ का खर्च होता है। ये 100 करोड़ का खर्च जो होता है ये तो आप कहाँ से लेते हैं? बिहार की जो जनता है, इनकी बिहार का जब खर्च होता है तो बिहार की ये जनता के डेटा 100 पॉकेट से करोड़ ही वाला निकलता कहां है। से दिया तेजस्वी यादव ने? उनके पास ये डेटा आया कहां से आया? ये आप एक बात बताइए संतोष जी, इस चुनाव में अब आंगनवाड़ी सेविकाओं को बस पे चढ़ा के बुलवा रहे हैं, जीविका बहनों को बुला रहे हैं, आशा बहनों को बुला रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि आशा बहन को अपनी वो साधारण सी यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आना है, सबको आप बस से ला रहे हैं, उत्तम भोजन का प्रबंध कर रहे हैं, 500-500 रुपए पॉकेट में दे रहे हैं। ये कहाँ से दे रहे हैं? आप जोड़े, सबको कहा गया है ये एक छोटा सा खर्च है, उस जगह वो की मैसेज व्यवस्था भी सार्वजनिक करिए जिसमें 500 रुपए देने की बात की गई और ये तमाम चीजें कही गई। बिल्कुल बिल्कुल सभी जगह आप देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैम मेरे पास नहीं है, मेरे दर्शकों के पास भी नहीं है। अब मुझे आपके पास अपने दर्शकों को यह साबित करना होगा कि ऐसा हुआ है, तो वो प्रूफ चाहिए। जो मैसेज आया होगा सेविका दीदियों के पास, जीविका दीदियों के पास, वो मैसेज आपके पास होगा, आप दिखाएंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे इस टेलीविजन के जरिए। संतोष जी, हम लोग जुमलेबाज नहीं है बीजेपी के तरह, जो कहते हैं वो सच्चाई ही कहते हैं। अभी आपके पास, सबके पास ये है रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पे चल रहा है। आंगनवाड़ी सेविकाएं बोल रही हैं मुझे बुलाया गया है कि मैं तो सुबह 6 बजे से आई हुई हूँ, कहा गया था कि साड़ी पहनकर, साधारण साड़ी पहन के आना है, यूनिफॉर्म पहन करके नहीं आना है, पैसा तुमको मिलेगा, उत्तम भोजन मिलेगा। ये सभी चीजें आपको नहीं मालूम होगी लेकिन सबको मालूम है, सब तरफ सोशल मीडिया में चल रहा है। आपके पास अगर कुछ ऐसा वीडियो है तो प्लीज अभी स्क्रीन पर प्ले कर दें, मैं अभी दिखाऊंगा अपने दर्शकों। मैं रिकॉर्ड नहीं की हुई हूँ और अपने मोबाइल से आपसे जुड़ी हुई हूँ, मैं रिकॉर्ड करके नहीं रखी हूँ, लेकिन ताज्जुब होता है कि आप लोग मीडिया में हो करके इन बातों को छुपाते हैं। ठीक है एजिया जी, मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट 1 घंटे बाद फिर से देखूंगा, आप प्लीज उस पर जरूर शेयर कीजिएगा जहां पर भी आपने देखा है। मैं बोल रही हूँ काफी है, मैं शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैं मोबाइल से ही आपके साथ ठीक है, ठीक है मैम। और ये इस तरह की बहस करने की जरूरत नहीं है। सब तरफ आप कोई चैनल यूट्यूब खोलिए, आप सोशल मीडिया खोलिए, सब तरफ ये चल रहा है और मुझे ताज्जुब होता है जो चीज हर तरफ चल रहा है आप तक कैसे नहीं पहुंच पाया है। मेरे पास नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने बहुत संलीनता के साथ आपसे पूछ लिया कि आपने कहीं देखा तो मुझे भी दिखा दीजिएगा। ठीक है, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। इसके अलावा जो पूरे बिहार की प्रशासन है किस चीज में लग जाती है? व्यवस्था करने के लिए। और ये नरेंद्र मोदी जी आखिर ये अपनी पार्टी को कि कोई सरकारी काम से तो आते नहीं है, अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए चुनाव के पहले ही आते हैं। झारखंड में इसी तरह आ रहे थे, बिहार में इसी तरह आ रहे हैं, और जहां जहां चुनाव होता है जैसे जैसे दिन नजदीक होगा वैसे वैसे इनके दौरे बनेंगे और पूरा प्रशासन इनके सुरक्षा में लग जाता है, इनको कंफर्ट पहुंचाने में लग जाता है। और आप देखें कि जितना भी काम है ये 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह से बिहार का काम ठप रहता है। प्रशासन किस चीज में लगे हैं? तो अरेंजमेंट करने में, बस में कैसे आंगनवाड़ी सेविकाओं को भेजा जाए, यहाँ तक कि स्कूल के शिक्षकों को भी लगा दिया जाता है, बच्चों को भी लाया जाता है। ये तो स्थिति होती है। बिहार में जब पटना में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो आप देखें किस तरह से सड़क खाली रह गया, कितनी कोशिश के बावजूद वो फ्लॉप रह गया। इसलिए इस बार पूरी दमखम से भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। वैसे लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है जो कि समर्थक हो कमल छाप के, जो समर्थक हो बीजेपी के, बल्कि वैसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़े हुए हैं और वो डर करके वहां जुड़ आ जाएंगे भीड़ में। जैसे जीविका बहनें, आंगनवाड़ी सेविका है, ये सबको बस से लाके पैसा देके उत्तम भोजन की लालच दे करके पूरे बिहार के प्रशासन को लगाया हुआ है। जब राहुल गांधी जी आते हैं
तो क्या इस तरह की तैयारियां नहीं होती, उनको सिक्योरिटी अरे नहीं दी जाती है? संतोष जी मुझे हंसी आ रही है आपके जवाब पे। सत्ता में है प्रधानमंत्री, सत्ता में राहुल गांधी है क्या कि पूरे प्रशासन लग जाएंगे राहुल गांधी की सुरक्षा और व्यवस्थित करने में? सत्ता में राहुल गांधी है क्या कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को बस दे करके बुलाया जाएगा, जीविका बहनों को बुलाया जाएगा? आप कैसा हास्यास्पद प्रश्न पूछते हैं संतोष जी? सत्ता में है नहीं, मोदी जी, फिर तो राहुल उनके लिए गांधी सारी व्यवस्था होती राहुल है। गांधी अंबेडकर हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, उनको सिक्योरिटी का मसला हुआ था, उन्होंने फिर आवाज कैसे उठाई थी? उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई थी? या कोई नेता, केंद्रीय नेता जब किसी स्टेट में जाता है, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जाती? सत्ता के लोग आएंगे तो उन्हें तो सिक्योरिटी दी ही जाएगी, और राहुल गांधी आए तो उनको नहीं दी गई सिक्योरिटी। आप ही के सवाल में जवाब है संतोष जी। ठीक है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक जी, मेरा सवाल है आपसे। सीवान प्रधानमंत्री आए, 22 विकास योजनाओं की सौगात दी, रोड रेल आवास से जुड़ी योजनाओं की सौगात दी, प्रधानमंत्री ने एक वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की। ये सब उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए किया, पब्लिक के लिए क्या किया एजिया जी के मुताबिक? अभिषेक जी, अभिषेक जी से संपर्क मेरा अभी ब्रेक हुआ है। अभिषेक जी का एक बार संपर्क चेक किया जाए। बीजेपी प्रवक्ता जवाब दीजिएगा, ये जितने भी कार्यक्रम थे, 22 विकास योजनाओं की जो सौगात मिली है, इसका इस्तेमाल सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के जो नेता हैं वो करने वाले हैं? रोड रेल आवास से जुड़ी जो योजनाएं जिनकी सौगात दी गई है, इसका भी क्या इस्तेमाल बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता करने वाले हैं? को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था एजिया जी को, और मैं एक बात तो सबसे पहले, आज तेजस्वी जी के बयान पर आपने डिबेट रखा है और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, मैं उन शब्दों का, उस प्रकार की शब्दों का प्रयोग तो उनके लिए नहीं कर सकता। लेकिन संतोष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हाथी अगर लेट भी जाएगा ना, तो गधे से उसकी ऊंचाई जो है ना वो ज्यादा रहेगी। यह हमारे यहाँ एक कहावत है, और यह बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से मैं राजद के नेता तेजस्वी यादव तक पहुंचा देना चाहता हूं कि आपके इन्हीं चाल, चरित्र और चेहरा के कारण बिहार की जनता ने लालू यादव जी को सत्ता से हटाया था, और आज इतने वर्षों से आप तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता आपको सत्ता नहीं दे रही है। आप किसी को कहते हैं कि ठंडा कर देंगे, किसी को पॉकेट मार कहते हैं, और आपको शर्म नहीं आती कि आप जो 20 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? आपके पिता तुल्य हैं। ठीक है, राजनीति करना एक अलग विषय है, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को आप पॉकेट मार कहेंगे? यही आपकी राजनीतिक शालीनता है, यही आपका तमीज और तहजीब है, यही संस्कार दिया है आपके परिवार वालों ने आपको? शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो, और वो भी पॉकेट मार किसको? मनीष जी, क्या जो मर्यादा है सियासत में, भाषा की मर्यादा को सिर्फ तेजस्वी यादव ने ही लांघा है? सम्राट चौधरी का बयान भी आपने सुना होगा। हाँ, तो क्या गलत क्या है? गलत क्या है? क्या उनके पिताजी को कानून ने सजा नहीं दिया है? क्या वो सजा याफ्ता नहीं है? चारा चोर सजा याफ्ता कहना अलग बात है। जिस तरह से, जिस टोन में सम्राट चौधरी ने वो सवाल किया था, जवाब दिया था, उस टोन पर और जिस मौके पर कहा गया, उसको आप डिफाइन कर रहे हैं। सजा याफ्ता बनाया है, वो प्रूव्ड व्यक्ति है, वेरीफाइड व्यक्ति है कि वो चारा चोर है। लेकिन जिस व्यक्ति को उन्होंने पॉकेट मार कहा है, उस व्यक्ति ने आज बिहार को इतना समृद्ध बनाया है, इतना सशक्त बनाया है, इतना स्वावलंबी बनाया है 11 वर्षों में। ठीक है कि आज चेक करा रहा हूं मैं एक बार आवाज। 20 वर्षों में नहीं, मैं संतोष जी, हमारी सरकार यहाँ 2005 से रही है, हम लोगों की सरकार। लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में बिहार ने जो तरक्की देखा है, बिहार में जो विकास हुआ है, बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, वह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण और एनडीए की सरकार जो केंद्र में रही है, डबल इंजन की सरकार, उसके कारण हुआ है। और अगर तेजस्वी यादव ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए पॉकेट मार शब्द का प्रयोग करते हैं, की आवाज बिल्कुल नहीं तो आ रही है। क्या आप उस पर क्या डिबेट करेंगे? जी, मैं ठीक करवा रहा हूं, आवाज ठीक करा रहा आपकी। कानून ने
उनके पिताजी को कानून ने, ये किसी की बात नहीं है, ये किसी दूसरे की बात नहीं है संतोष जी। इसीलिए ये इसके लिए माफी मांगनी चाहिए तेजस्वी यादव को। क्या कहेंगे ये लोग, जो लोग पैरों तले बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को रखते हो, वो दूसरों को नसीहत देंगे, दूसरों के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे? शर्म आनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर से माफी मांगनी चाहिए, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो भी वैसा प्रधानमंत्री नहीं जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता हो, और उसको कोई तेजस्वी यादव से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ संतोष जी, मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं आज राजद को कह देना चाहता हूं कि जिसने भी प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, देश की जनता ने और राज्य की जनता ने उसको समय आने पर उचित सजा दिया है। और यह पॉकेटमार शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है ना, इस पॉकेटमार शब्द के इस्तेमाल का बिहार की जनता बदला लेगी, समय आने दीजिए। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा सवाल है, जो भाषा का इस्तेमाल आज तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया, प्रधानमंत्री को लेकर जिन शब्दों का चयन किया गया, क्या वो ठीक है? राजनीति में ये स्तर जो अब बनता जा रहा है वो ठीक है? देखिए, ऐसी बात है कि सबसे पहले समझने की बात है कि ऐसा हो कि प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, बार बार बिहार में रैलियां कर रहे हैं, वो 11 साल से देश के प्रधानमंत्री है। वो रैलियां बिहार में भी करते हैं और रैलियां गुजरात में भी करते हैं, अदर स्टेट में भी करते हैं। पहले ये समझने की बात है कि ये दिशा से भटकाने के काम कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या है कि बिहार में रैली कर रहे हैं, लेकिन 11 साल में कितनी फैक्ट्रियां लगी? इन्होंने मन से बोला था कि वो केंद्रीय विद्यालय का दर्जा देंगे पटना यूनिवर्सिटी को, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे जुमले वादे किए हैं स्टेज से, जो 11 साल में इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। तो इन्होंने आज देखा कि जो घिसा पीटा जो प्रधानमंत्री मन से बोल रहे थे, और उसको घिसा पीटा चलाने के लिए तेजस्वी जी के बाद, तेजस्वी जी ने जो बोला है वो उन्होंने बोला है कि जनता के जो जेब से जो पैसे निकाले जा रहे हैं उस पे उन्होंने बोला है। जीएसटी की मार जनता झेल रही है। आप देखिए, आए दिन भ्रष्टाचार जो पुल गिर रहे हैं, बिहार में जो पुल गिर रहे हैं, वो आप देख लीजिए किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इन लोगों को ये समझना होगा कि जिस बिहार की जनता को 11 साल से आप जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं और जो कहने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की एक भी फैक्ट्री बताइए। सिवान में इन्होंने जहां से भाषण दिया, वहां चीनी मिल में इन्होंने लास्ट मंथ से अपना जो रैलियां की थी, उसमें बताया था कि अगली इस मिल की चीनी यहां खुलेगी, यहां जो रोजगार मिलेगा, इस चीनी की चाय अगली बार जब मैं बिहार में आऊंगा तो इस चीनी की ही चाय पीकर जाऊंगा। क्या वो आज मिल खड़ा है वहां पे? सारण में 3 मिल थे, वो बंद हो गए। आप देख लीजिए कि इनका जुमला जो है वो पकड़ा गया है। किनके जमाने में बंद हो गए, समझ रही है और देख रही है। बस इस बात को दबाने के लिए ये मनीष जी अपने समय पर अपनी बात को आपको याद कराया। बस इस बात को दबाने के लिए इस बात को दबाने के लिए ये लोग तेजस्वी जी का एक जो भी मैंने वो देखा नहीं है डिबेट में कि उन्होंने क्या बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने सुना नहीं है। नहीं, वो कैसे देखेंगे? फैक्ट्री की बात की, मैं फैक्ट्री पर ही आता हूं। राजीव जी, आपने फैक्ट्री की बात की, तथ्यों के साथ बात करते हैं। जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, कोड भी कर रहा हूं मैं, 2011-12 में बिहार में 3231 फैक्ट्रियां थी, जो 2021-22 में बढ़कर 3429 हो गई। यानी कि कुल फैक्ट्रियों की जो संख्या थी उसमें 1.4% का इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई। और इसको अगर आंकड़ों में मैं कह दूं तो 198 नई फैक्ट्रियां लगी। पहली बात। दूसरी बात जो आपने बोली है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 644 नई फैक्ट्रियों की स्थापना को मंजूरी मिली है। 55,000 लोगों को रोजगार इससे मिलेगा। 37,000 करोड़ का जो निवेश होगा उसको मंजूरी मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको। 2154 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई। 11,552 करोड़ की लागत से ये स्थापित की जा रही हैं। 157 यूनिट शुरू हो चुकी हैं 2024-25 के वित्तीय वर्ष में। 4,000 लोगों को रोजगार की जो व्यवस्था की गई है, ये फिर कैसे हुआ? एक तरफ आपके पास 2011-12 का आंकड़ा मैंने दिया, और एक बार उसके बाद जो 21-22 तक का नया आंकड़ा था, उसके बाद जो वित्तीय वर्ष के तहत जो योजनाएं और जो फैक्ट्रियों की संख्या है वो भी मैंने आप तक बता दी। अब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा।
संतोष जी, दिक्कत क्या है ना कि पेपर पे बहुत कुछ ये आंकड़ा दिखाने का काम कर रहे हैं कि पेपर पे इन्होंने काम किया है। अभी जो आपने रिसेंटली देखा है, महामहिम जो है वो पीएमसीएच का उद्घाटन की थी और वहां पे एक दलित बेटी, जो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने उसको बहुत मजबूती से उठाया बात को, वो वहां पे 3 घंटे संघर्ष की। जिस पीएमसीएच को आप लोग 600 करोड़ के लागत से बना रहे हैं, वहां एक दलित पहले तो यह तय कर लीजिए राजीव जी कि 8 घंटा था कि 3 घंटा था एम्बुलेंस में। बात को राजीव जी पहले 3 घंटे उन्होंने एम्बुलेंस में संघर्ष किया है, 2 घंटे आपने 8 घंटा था या 3 घंटा था? मनीष जी, 8 घंटा था या 3 घंटा था? मनीष जी, अव्यवस्था हो सकती है, अव्यवस्था पर आपका सवाल उठाने का हक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 3 घंटे हो, 5 घंटे हो या 8 घंटे हो, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। 3 घंटे हो, 8 घंटे हो, 5 घंटे हो, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को 600 करोड़ की लागत से महामहिम खुद वो उद्घाटन करके गई, वहां पे आपका सुविधा नहीं है। आप उस दलित बच्ची को अगर समय रहते इलाज किया जाता, उस समय भी मैं याद दिला दूं, बीजेपी प्रवक्ता को मैं याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री उस समय पटना में रोड शो, राजीव जी, पटना में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे। में प्रत्येक दिन आईसीयू में, इमरजेंसी में कितने मरीज आते हैं, एक्सीडेंटल कितने केस आते हैं, कितने ठीक होकर जाते हैं, इसका भी तो डेटा आपको देना चाहिए ना। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक दलित लड़की की मौत हुई, बिल्कुल लापरवाही थी वो, लेकिन कितने मरीज उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जो आप बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूं कि आप सोचिए, एक छोटी सी बच्ची से, तो चांद की खूबसूरती का भी तो वर्णन कीजिए ना। चांद में अगर आप दाग ढूंढ रहे हैं तो चांद की खूबसूरती का भी। ठीक है मनीष जी, अपने समय पर एक बार जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद जेडीयू प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा, बहुत देर वेट करा लिया उन्हें जी। आप इसको देखिए, यही बात तो उठा रहा हूं। ये तो उजागर हुआ, एक छोटी सी बच्ची, दलित की बच्ची थी, उससे उजागर हुआ। मतलब हजारों हजार लोग, जितने गरीब लोग पीएमसीएच में जा रहे हैं, वहां पे क्या स्थिति होगी वो सोच कर देखिए। इसको जब कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से उठाया तब आपने संज्ञान लिया, लेकिन ये घटना 27 को हुई थी और प्रधानमंत्री रोड शो पटना में 29 को कर रहे थे, तो क्या ये रोका गया था वहां प्रशासन के द्वारा? उनको उसी समय पीएमसीएच रेफर नहीं किया जाता जबकि वो प्रशासन के संज्ञान में था? तो ये बीजेपी जो है वो हर बार जुमला देती है, और बीजेपी के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बिहार को ठगने का काम किया है, वो हमेशा से ठग रहे हैं। ऐसा नहीं है आज क्या पलायन रुक गया हमारे यहाँ पे? कितनी फैक्ट्री आपने लगा दी? क्यों लोग यहाँ से पलायन होकर बाहर नौकरियों के लिए जा रहे हैं? लोग दर दर भटक रहे हैं। राजीव जी, ये फैक्ट्रियां कब बंद हुई थी? ये चीनी मिले, ये फैक्ट्रियां बंद कब हुई थी? थोड़ा अभिषेक जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मनीष जी, अपने समय पर, मैं आपको समय दूंगा। मनीष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो आज भाषा का इस्तेमाल किया गया तेजस्वी यादव की ओर से, और मुख्यमंत्री को लेकर भी जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या राजनीति का यही स्तर रह गया है? और इसी तरह से अब बिहार विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है, यह चुनाव लड़ा जाएगा? अभिषेक जी, ये सवाल आपका मुझसे है? जी 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 जी। चलिए पहले सकारात्मक चीजों की चर्चा करते हैं। आज बिहार के लिए फिर से एक ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी घटक दलों के जो नेता हैं सम्मानित, सभी लोग वहां उपस्थित थे। बिहार को कई सौगातें मिली। बिहार के आम जनमानस में इसको लेकर हर्ष है, खुशी है, कहीं गम है, कहीं मातम है, तो वो महागठबंधन के कुनबे में है और खासकर राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे में है। वही फ्रस्ट्रेशन आपको तेजस्वी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखा कि भाषाई रूप से कितने दरिद्र हो चुके हैं। वास्तव में ये उनके राजनीतिक कुसंस्कार का एक परिचय है, जिसमें जिस शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं वो एकदम समझ से परे है। हम तो स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। हमें लगता है कि तेजस्वी जी पर कानूनी एक्शन भी होना ही चाहिए। अब तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि देश को पॉकेट मार प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बिहार के लोग भी तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहते हैं कि हमें भी चारा चोर नहीं चाहिए, अशिक्षित, अयोग्य, थोपा हुआ नेता नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, अपराधी नहीं चाहिए, वंशवादी नहीं चाहिए, परिवारवादी नहीं चाहिए। और कान खोलकर सुन लें, यही कारण है कि 20 वर्षों तक इनकी पार्टी को, इनके नेता को कहीं बिहार के लोगों ने स्थान नहीं दिया। तेजस्वी जी ने आज जो स्तर स्थापित किया है, उसके बाद हमें लगता है कि बिहार के लोग अब पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं, निश्चित हो चुके हैं कि ऐसे नेता को
सूबे का मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाना है, कभी मौका नहीं देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ एक पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। और जब वो बिहार आए हैं तो बिहार के लोगों के लिए सौगातें लेकर आए हैं। आपका उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, आपके उनसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आप सही तरीके से उन सवालों को उठा सकते थे, मीडिया के फोरम पर रख सकते थे, हम भी उन बातों का जवाब देते। लेकिन फ्रस्ट्रेशन के नाम पर आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तेजस्वी जी अचेत होने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, उन बातों पर क्या कहेंगे जब राहुल गांधी जी का वीडियो किस तेजी से सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल रहता है कि राहुल जी आटा को लीटर में तोल देते हैं, कहते हैं कि ईगल को भी रोजगार चाहिए, बास को भी रोजगार चाहिए, कह देते हैं कि स्टोव के नीचे हम कोयला यूज करें, कभी कहते हैं कि हम एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना बन जाएगा। तो ये किस अवस्था में कहते हैं, किस सचेत अवस्था में कहते हैं? अरे राहुल गांधी जी भी हास्य के पात्र हैं इस देश में, और तेजस्वी जी भी हास्य के पात्र हैं कि जब विधानसभा के अंदर कहते हैं तेजस्वी जी, पूरी सचेत अवस्था में कहते हैं, एक भाजपा के नेता की तरफ इशारा करते हुए कि 2090 में जब हमारे साथ थे तब भी मलाई खा रहे थे, आज 2025 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं तब भी मलाई खा रहे हैं। 2090 में तेजस्वी जी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री जी के सामने किस तरह से तेजस्वी जी स्टैमर कर रहे थे बिहार विधानसभा परिसर के अंदर, वो भी बिहार के लोगों ने देखा है कि कॉन्फिडेंस की कितनी कमी थी। सिर्फ मीडिया में गीदड़ भभकी देना ये लोग जानते हैं। उन्हीं तेजस्वी यादव जी को तजुर्बा बोलने में कितना समय लग गया था वो भी बिहार की जनता ने देखा था। तो ऐसे लोग जिनके अंदर अभी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, तेजस्वी जी की जितनी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा हमारे नेता नीतीश कुमार जी का लंबा राजनीतिक अनुभव है। तो अगर मुद्दों पर बात करते तो अच्छा लगता कि विपक्ष के नेता के रूप में कुछ सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने मुद्दों की बात करना नहीं चुना, अपितु इस तरह की व्यक्तिगत और ओछी टिप्पणी करना मुनासिब समझा, जिससे देश में एक नकारात्मक संदेश गया है। खैर, देश के लोग, बिहार के लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसमें ऐसी शैली को ही बढ़ावा दिया जाता है। जब इनके नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कार्यकर्ता तो किसी हद को पार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके समर्थकों में और हतोत्साह आएगा और कमी आएगी और निश्चित रूप से इनको चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है एजया जी, जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उनके सामने उनका कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता है, जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुख्यमंत्री पद को लेकर उनका सियासी करियर बताया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका सियासी करियर उतना उससे ज्यादा बड़ा है जितनी तेजस्वी यादव की उम्र नहीं है। ऐसे में भाषा का बहुत ख्याल रख के उन्हें बोलना चाहिए। संतोष जी, जब प्रधानमंत्री यूएसए जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री भारत के और कहेंगे 600 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, उस समय इनका नरेंद्र मोदी इतने नर्वस हो जाते हैं कि ये भूल भी जाते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है और 600 करोड़ है पॉपुलेशन। कितने वो डर जाते हैं, पैर कांपने लगता है यूएसए पहुंचते ही वहां के प्रेसिडेंट के सामने में। दूसरी बात, प्रधानमंत्री किनके, ये भूल गए कांग्रेस के एक बड़े नेता के लिए कहते रेनकोट पहन के नहाते। उस समय ये जो चौकीदार बने फिरते हैं, ये इस तरह की भाषा का जब इस्तेमाल करते हैं, इस पे क्या बोलेंगे जेडीयू बीजेपी के प्रवक्ता? और नीतीश कुमार जी तो हद ही कर देते हैं। भरी विधानसभा में किस तरह से महिलाओं के बारे में वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे बोलते हैं, महिला शर्मसार हो जाती है। इस पे क्या बोलेंगे जेडीयू और बीजेपी वाले? इतना ही नहीं, विधान दोनों एक हाउस में बोल के जब नीतीश कुमार जी को संतोष नहीं हुआ तो दूसरे हाउस में भी सारी चीज दोहराने पहुंच गए, क्योंकि उनको अच्छी लगती है इस तरह की बातें महिलाओं के सामने, महिलाओं को के बारे में कहने में कि महिलाएं लज्जित हो, ये सब नीतीश कुमार जी को अच्छा लगता है। जन गण मन होता है तो उनको ये भी नहीं मालूम है कि इस समय हम लोग बात नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है, वो पदाधिकारियों के साथ बात करते हैं। अरे क्या लालू जी और राबड़ी जी की तरह जनगण मन में बैठे रहेंगे, राहुल जी की तरह हाथ हिलाते रहेंगे जनगण मन में। वो भी वीडियो देश की जनता ने देखा है। एजिया जी, आपका अंतर मन जानता होगा कि आप भी आज खुली हवा में सांस ले पाती है, आपके परिवार के लोग खुली हवा में सांस ले पाते हैं, आपके घर की भी महिलाएं, बेटियां, बहुएं अगर घूम पाती हैं बिहार के अंदर तो नीतीश कुमार जी की देन है। ये माहौल नीतीश कुमार जी की देन है और हमें फक्र है अपने नेता पर, गर्व है अपने नेता पर कि उन्होंने बिहार के लोगों को अपना परिवार मानकर उनके लिए काम
किया है, उतारते हुए आपकी तरह उन्हें नहीं शर्मसार दोनों किया जाता। हाथों से लूटना अरे, है। अभिषेक जहां भी जी, जो मौका जब मिले आपके परिवार पास के लोगों को मुद्दे सेट नहीं है, करना सुनने है। की तो एक बात को ताकत याद रखिए। रख लीजिए, एक बात को संतोष जी समझ को लीजिए साफ कीजिए कि आप ताकि मैं लाख अपनी चिल्लाए बात को नीतीश जी की कंप्लीट छवि कर को सकूं। धूमिल करना चाहे। अभिषेक इसके बाद जी, अभिषेक जी सामने मौका है, देता हूं जो आपको, प्रवक्ता एक बार की सुन लें बोले, एजिया जी तो को, उसके जनता बाद दल मौका दे रहा हूं प्रवक्ता की आपको, उसके बात बाद की जाए। बीजेपी प्रवक्ता आपके राजद पास के आऊंगा। प्रवक्ताओं की बात को दबाई जाती है। जब जब सच्चाई आती है तो या तो बीजेपी वाले या तो जेडीयू वाले इस तरह से चिल्लाने लगेंगे, बौखलाहट में ये लोग चिल्लाना शुरू कर जाते हैं। अरे नीतीश कुमार जी को क्या मजा आता है महिलाओं को शर्मसार करने में? जन गण मन होता है तो उस समय भी इधर उधर हाथ हिला के हंसते फिरते रहते राजीव जी हैं। आ रहा हूं आपके पास। बताइए ना इनका जवाब है। कोई 600 करोड़ है भारत की जनसंख्या, प्रधानमंत्री जी घबराहट में बोल देते हैं वहां पे। ठीक है अभिषेक जी, जल्दी से जवाब देना चाह रहे हैं आप? रेनकोट पहन के किनके लिए मोदी जी कहते हैं नहाते हैं? जी क्या यही ठीक है अजय जी, जवाब ले लें, जवाब ले लें अजय जी। मैं अब वो शांत हो जाए तो मैं बोलूं या फिर मैं अपनी जी जी से बोलता ही ये चीज अभिषेक जी आप करते हैं। जब मैं बोल रही थी तब और आप बोल रहे थे, बिहार तो के क्या आम नहीं है? जनमानस अजय जी मैंने में शांत करा दिया ये था। सकारात्मक संदेश है। बोलिए क्या सकारात्मक? चलिए काम करते हैं, वर्सेसी कर लेते हैं, किसकी आवाज कितनी बुलंद है। नहीं नहीं, ये किसकी आवाज कितनी डिबेट बुलंद को है अखाड़ा नहीं बनाना समझना ये अभिषेक जी, अखाड़ा नहीं बनाना। समझना ये है जी। नहीं, ये नाजायज बातें बोल रहे हैं, हमारे नेता पर फिर से आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, तो हमें तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा ना। वो चाहे अखाड़े में जवाब दे कि डिबेट पर जवाब दे या सामने से जवाब, हम जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। अरे जब मैं बोलती हूँ तो आपसे तो बर्दाश्त नहीं होता है, शांत रहा नहीं जाता है। नीतीश कुमार जी प्रवचन न दे। नीतीश कुमार जी ने जो माहौल इस बिहार के अंदर बनाया और जिस तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त की कि आज हमारे महिलाएं, हमारी बेटियां और एजिया जी के परिवार के लोग भी पटना के मरीन ड्राइव पर रात को 12 बजे जाकर चाट खाते हैं, तब एजिया जी का मन भी नीतीश जी को धन्यवाद देता होगा। अरे महिलाओं की बात आप करती हैं, नीतीश जी ने अगर 50% आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को नहीं दिया होता तो आज इतनी जनप्रतिनिधि नहीं हो रही होती। अगर नीतीश जी ने 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में नहीं दिया होता, बिहार की जनता के बारे में सोचे अभिषेक। चलिए काम करते हैं, आपने सवाल पूछे, जवाब ले लें, उसके बाद समय खराब हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों बेस कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। बोलते ही रहते हैं, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है, इसको आजमाइए मान लें। अरे नीतीश जी को महिलाएं तब धन्यवाद देती हैं जब 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया और पुलिसिंग में आरक्षण दिया कि हमको हमारी बेटी अत्याधुनिक हथियारों के साथ थाने में दिखती है। नीतीश जी को महिलाएं तब धन्यवाद देती हैं जब 33% आरक्षण सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बेटियों को पढ़ने के लिए दिया, तब धन्यवाद देती हैं जब क्रमशः मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करने पर 10,000, 25,000 और 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, साइकिल योजना, पोशाक योजना दी जाती है। महिलाओं की पहली पसंद राजनीतिक रूप से हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारा गठबंधन है। वो राजद के लोग नहीं हो सकते हैं जिन्होंने शिल्पी गौतम हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिन्होंने मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था 4 दिन पहले अभिषेक जी, दिया था, किस तरह जिनके से राज बच्ची में का महिलाएं बलात्कार सुरक्षित करके महसूस उसको नहीं करती अस्पताल में थी। भर्ती नहीं महिलाओं किया जा पर रहा बोलने था, का आपको वो मर कोई गई। नैतिक अब अधिकार कहाँ नहीं है। शिल्पी आप गौतम लोगों का ने जो बिहार में एक ऐसा के साथ माहौल जो हुआ, तैयार किया वो जहां दुर्भाग्यपूर्ण महिलाएं था। अपने घर से लेकिन बाहर निकलने में आपके समय असुरक्षित जो महसूस इतने करती सारे थी बलात्कार और हो नीतीश रहे जी हैं, ने उस वीडियो माहौल वायरल को हो बदला रहा है, और हत्या करके महिलाओं मार के लिए दिया एक जा ऐसा रहा है। माहौल इस तैयार पे किया आप क्यों जहां नहीं हमारी बोलते? बेटियां डरते हैं हमको क्या कहीं भी अभिषेक जाकर जी? नौकरी करते हिम्मत दिखती है तो हैं, बताइए इन जहां बातों उनको के बारे में। ऐसी ऐसा कॉन्फिडेंस ठीक महसूस है। होता है कि वही कहीं जाके काम ठीक कर है। सकती हैं। एजिया जी का मन भी जानता होगा। बीजेपी वो भी एक प्रवक्ता महिला मनीष जी है, जल्दी से अपनी लेकिन बात को आज रखिएगा, उसके बाद राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। दुख है उन राजद के लिए बच्चियों करनी पे पड़ रही है। जिनको बलात्कार देखिए, करके ऐसा हत्या है कर दिया कि जाता एजिया है। जी को तो जब अचेता अवस्था की बात आएगी तो यह तो अचेता जरूर नहीं, पूछा जाएगा एजिया जी से ना। अचेत और विचेत मुख्यमंत्री। अरे हाँ बिल्कुल अरे बिल्कुल, मत कीजिए, जरा सा डिसेंसी के डिबेट के साथ बाद। बात कीजिए। अरे भाई सुनिए, ऐसा है डिसेंसी के आप साथ थोड़ा बात डिसेंसी कीजिए। में रहिए। अरे और रे नहीं एजिया जी यूज कीजिए डिसेंसी में नेशनल रहिए, चैनल पे। डिसेंसी में रह के जब यहाँ से घर जाइएगा ना तो अरे तेजस्वी डिसेंसी से क्या है पूछेगा आप में, कि वो तो मैं पीओके जानता क्या ही हूँ। होता है और मैं जानती हूँ। एलओसी क्या होता है। पीओके क्या होता है और एलओसी क्या होता है, अचेता अवस्था में IQ बोल टेस्ट मत रहे कीजिए, जो थे या मुद्दे हैं उस पे वाकई बात में कीजिए। 9वीं पास का असर था या 9वीं पास का असर था। तभी तो ठीक है, प्लेटफॉर्म डिबेट में चाय आती है बेचने तो वाला डिबेट में कहते ही हैं कि रहिए। 600 करोड़ है बिहार पर्सनल इंडिया का ज्यादा मत होइए, population। पर्सनल इस मत पे होइए। बोले ना। ये आप चाय अपने बेचने नेता वाला से बोलता है कि पूछिएगा इंडिया का कि population एलओसी 600 करोड़। और इस पीओके पे में कुछ फर्क बोलिए ना। पता है। अचेतावस्था में बोल गए थे या वाकई में जो कम पढ़ा लिखा आदमी व्यक्ति होता है उसी का असर था। दूसरी बात मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, जो 600 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन बता दिया यूएसए इसे में। नहीं चाय बेचने इसीलिए वाला इसीलिए जाएगा तो इसी तरह की बात इसीलिए बोलेगा। तो जब मिसेस पत्रकार को क्या ने बोलते हैं एंकर ने नरेंद्र जब मोदी? तो कहा तब उस जरा पर पूछे ना वेरिफिकेशन उनसे। करने की जरूरत मिसेस को पड़ी क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी? एलओसी क्या होता है और MRS। पीओके उनको ये क्या भी नहीं होता मालूम है है। कि चलो MRS बिहार को बोला बिहार जाता के है। खेवन इस पे हार कुछ बोलिए बनने के मनीष जी। लिए इस पे बिहार के बोलिए ना, खेवन सारा हार बनने के फुलफॉर्म लिए आप अपने चले मोदी जी से हैं। पूछिए। अरे पहले जो तो प्लेटफॉर्म अपने पे चाय घर से बेचा,
जिन्होंने महिला शादी का के बाद उत्पीड़न पत्नी हो को रहा है छोड़ा, ना, उनसे एजा क्या जी, उम्मीद की जा सकती है? तेजस्वी जी के घर में जो चौकीदार महिला का चोर है, उत्पीड़न हो रहा है ना, और ये पहले प्रधानमंत्री उस का उत्पीड़न पॉकेट पे मारी बात करने आए कीजिए, हैं। उसके बाद नीतीश जी पे उंगली उठाइए। ठीक है। जो राबड़ी जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ना कि बाल पकड़ के मारा गया था, पहले उस विषय पर आइए, ठीक और है। उस विषय पर सफाई दीजिए कि राजीव जी अपनी बात को रखिएगा जल्दी से, कुछ कहना चाह रहे थे आप, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा, पूछूंगा। चिंता पर बात कीजिएगा। राजीव जी आप शांत रहना। आप मोदी जी का आपकी पर्सनल लाइफ में क्यों जा रहे हैं? मोदी जी का भी पर्सनल लाइफ है, नीतीश कुमार जी का भी पर्सनल लाइफ है। एक बार राजीव जी की आवाज को बढ़ा दें प्लीज। माननीय ओछी नहीं हो कि मैं नेताओं के पर्सनल लाइफ को नेशनल चैनल पे घसीटूं। ठीक है अजय जी, राजीव जी बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा प्लीज। राजीव जी, मैं आज बीजेपी प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता और बीजेपी के पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्या वो आज विशेष राज्य का दर्जा इनके गठबंधन में डबल इंजन की सरकार है वो जनता को मिल गया? आप गुमराह कब तक करेंगे बिहार की जनता को? गुमराह कब तक करेंगे? ये हर कार्यक्रम में इतने उद्घाटन हो रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है क्या? मुझे 11,500 रुपए का कोसी मेची परियोजना का पैसा आ गया, ये सारे काम हो रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहे हैं और शिलान्यास भी हो रहे हैं। विशेष राज्य का आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, क्या आप दोनों में सेटिंग हो चुकी है कि बिहार को आप लोग बर्बाद करके ही रहेंगे? क्या आप लोगों ने ये सेटिंग कर रखा है कि बिहार को बर्बाद करेंगे? विशेष राज्य के मुद्दा से आज माननीय मुख्यमंत्री हट रहे हैं क्या? उनके मुद्दे में वो जो प्राइम मुद्दा बिहार के स्टेट के लिए था, क्या आप वो चाहते हैं कि वो मुद्दा खत्म हो जाए? आप बिहार की जनता को कब तक धोखा देंगे भाई? आप बिहार की जनता को कब तक धोखे में रखेंगे? आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया क्या पटना यूनिवर्सिटी को? पटना यूनिवर्सिटी को आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए आप अपनी बातों से खुद, दिक्कत क्या है ना कि आपके पास एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आपके पास एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एक सुबह मैसेज आ जाना है और आने के बाद बस उस तोता की तरह आप रखते रहते हैं। आप बिहार की बात कीजिए ना, बिहार का युवा बेरोजगार क्यों है? अरे बिहार की बात कीजिए, बिहार का युवा बेरोजगार क्यों है? आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं वो दिन ब दिन पुल पुलिया गिर क्यों रही है? आप मेरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं, उसी मेरीन ड्राइव पे खुलेआम मर्डर हो रहा है, उसी मेरीन ड्राइव पे एक नालंदा की पुलिस ऑफिसर को आपके बीजेपी के कार्यकर्ता ने गाड़ी से उड़ा दिया। आप कौन सी मेरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं? कौन सी मेरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं आप? उसी मेरीन ड्राइव पे अटल पथ पे आपने एक बेटी की हत्या की है जिसमें बीजेपी का झंडा लगा था। उस बात को कहां गौन कर दिया? ठीक है अभिषेक जी, दिक्कत क्या है? ठीक है राजीव जी, आपने सवाल पूछ लिया। जो आप मनीष जी अपने समय पर प्लीज, मनीष जी अपने समय पर का ज्ञान को थोड़ा कम कीजिए और नीतीश जी का जो ज्ञान है उसको आगे लाइए। आप जो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने वाले थे, आज सरकार बीजेपी भी है और आपका जदयू भी साथ में, आखिर इस मुद्दे से आप क्यों हट गए? इसका मतलब है कि आपने जनता को ठगने का काम किया है। राजीव जी मेरे सवाल को जरा सुनिएगा। राजीव जी मेरे सवाल को जरा सुनिएगा। सच नहीं हो जाती आपसे। आप इसके साथ खड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई पॉकेट मार पीएम कहे? सच नहीं हो जाएगी कम। आप इसके साथ खड़े हुए हैं। जिस हिसाब से भाजपा वालों ने आने वाले पिछले 11 साल में जितनी गंदगी फैलाई है, आज के डेट में इनका एक मतलब अमर्यादित भाषा का एक यूनिवर्सिटी खुल जाए और वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 यूनिवर्सिटी होगा। आप पिछले कुछ दिनों की बात है, एक इनके बड़े प्रवक्ता ने मैं आपको सुनवाऊं सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किसी और को छोड़ भी दूं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ नहीं बोला है। अगर वो मैं सुनवाने लग जाऊं तो वो स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी। खैर उजागर करूंगा अभिषेक जी, पूरी यूनिवर्सिटी आपकी खुलेगी। ठीक, अभिषेक जी ये सवाल आया है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था। जहां तक विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बात है तो इस बारे में हमारी पार्टी ने अपना रुख कई बार स्पष्ट किया है। केंद्र की सरकार हो, नीति आयोग ने भी बहुत सारी बातें कही हैं और आप जानते हैं
कि कोई भी जो मांग होती है राजनीति में, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। हमें आज़ादी भी एक दिन में नहीं मिली थी, और आपको याद होगा कि जातीय जनगणना की मांग को भी हमने कई दशकों से, कई वर्षों से, कई प्लेटफॉर्म्स पर हमारे नेता, हमारी पार्टी ने उठाया, और आज वो दिन है जब ये मांग पूरी हो चुकी है। तो बिहार के हक और हुकूक की जहां भी बात होगी, हम उसको मजबूती से उठाते रहेंगे। गठबंधन के अंदर भी, जब हम गठबंधन के बाहर थे तब भी उठाते थे। ये बिहार के हक की बात है, लेकिन इस पर अपनी डफली कौन लोग बजा रहे हैं? जिन लोगों को वर्षों तक बिहार में शासन करने का मौका मिला, जिन लोगों को देश की सत्ता में काबिज होने का मौका मिला, तब उनका ध्यान बिहार की तरफ कभी नहीं था। बिहार को वो बीमारू राज्य समझते थे और बीमार करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते थे। तो जब ये लोग अपने इस राग को बिहार के लोगों के बीच में परोसते हैं, तो लगता है कि इनकी तरफ से एक पॉलिटिकल नाटक और नौटंकी की जा रही है। चूंकि चुनावी वर्ष आ चुका है, चुनावी माहौल आ चुका है, और ये अपनी झूठी हमदर्दी बिहार के लोगों से दिखाना चाहते हैं। बिहार को किस तरह से इन लोगों ने गर्त में धकेला, इससे पहले बिहार की परिस्थितियां क्या थी वो बताने की जरूरत नहीं है। 15 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल का शासन, और उससे पहले कांग्रेस पार्टी का शासन। हालांकि उसकी तो चर्चा भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अब इस बिहार के अंदर राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है भी नहीं, न 3 में है न 13 में, और इनका बचा खुचा काम तमाम करने के लिए राजद के लोग लगे ही रहते हैं, और कांग्रेस के लोग भी उनसे ही लड़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा मानक क्या होता है संतोष जी, कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारा गठबंधन सही है कि नहीं, हमारे नेता का चेहरा और छवि सही है कि नहीं। इस बात का मानक एक ही है, बिहार के आम जनमानस की मोहर। और इस बिहार के आम जनमानस की मोहर हमेशा नीतीश जी के चेहरे पर लगी है। इसी से हम उत्साहित हैं। बिहार के लोगों को अपना परिवार समझकर नीतीश कुमार जी ने काम करने का हमेशा प्रयास किया है, और मैं आशान्वित है कि आगे भी बिहार के लोग उनको ही मौका देंगे। तो ये बातें इनको चिंतित करती हैं, ये बातें इनको बौखलाती हैं। इनको लगता है कि बिहार के लोगों से हमारा सीधा संवाद है, सीधा कनेक्शन है, इसीलिए तेजस्वी यादव जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में जो पॉकेट से निकालने की बात तेजस्वी जी ने कही है ना, बड़ी दिलचस्प है। पॉकेट से निकालने की जो बात की है, वो मोदी जी ने, नीतीश जी ने भ्रष्टाचारियों के पॉकेट से जो धन उन्होंने इकट्ठा किया है, जो लालू जी और उनके पूरे पारिवारिक कुनबे में जो पैसा गया है, उसको निकाला जा रहा है, संपत्ति निकाली जा रही है, उसको मारा जा रहा है कि भाई लाओ जनता का ठीक पैसा, लाओ जनता का रेवेन्यू, लाओ जनता के पैसों से ये कमाया हुआ जमीन, मॉल, मकान, ये सब कुछ वापस निकाल रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी। इस बात का दर्द इनको हो रहा है, तो स्वाभाविक है ना तेजस्वी जी तो इस तरह की बातें कहेंगे। राजीव जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद अजय जी आ रहा हूं आपके पास। जेब से, अपने पॉकेट से निकल रहा धन है, जनता से नहीं। मेरे भाई अभिषेक भाई से एक गुजारिश है कि तथ्यों को थोड़ा अच्छे से समझे। जब आपने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, उस समय में हम लोग अलायंस में थे, हम लोग ने सबने मिलकर साथ में मांगा था विशेष राज्य का दर्जा। आज वो कांग्रेस पार्टी को और महागठबंधन को याद है, और मुझे लगता है कि मेरे भाई भूल गए बहुत जल्दी। हो सकता है कि इनका कुछ डील हो गया हो वहां पे सेंट्रल में जो बैठे हुए हैं, लेकिन ये पूरी जनता के साथ नाइंसाफी है। राजीव जी वो ये कह रहे हैं कि हम विकास ऐसे कर रहे हैं कि स्पेशल जो स्टेट का जो दर्जा था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास की गति ऐसी है कि हम जल्दी ही विकास की गति, हाँ, विकास की गति इतनी तेज है कि गंगा में पुलिया डेली बह रही है। विकास की गति इतनी तेज है कि एक यहाँ भ्रष्टाचारी जो रिशु सिन्हा, वो यहां से भाग चुका है कई घोटाले करके। टेंडर कैसे किया जाता था, ये सब तो विकास ही है ना। 1.5 लाख करोड़ का आपने 1.5 लाख करोड़ का आपने जो वादा किया था, वो क्या बिहार को मिला? अगर बिहार को मिला तो बिहार में बेरोजगारी क्यों है? बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं है? आप सिर्फ रोड बनाकर सोच रहे हैं कि बिहार डेवलप हो जाएगा। तो बिहार की आबादी आज आपको पता होनी चाहिए कि कितनी है। सिर्फ रोड बनाने से डेवलपमेंट आपको कैसे डेवलपमेंट होगा, मैं बताता हूं आपको। राजीव जी, विकास का ग्रोथ रेट क्या है इस समय और कौन सी स्थिति में है? जल्दी से, क्योंकि समय कम है। देखिए तेलंगाना के बाद दूसरे विकास का जो ग्रोथ रेट है, अभी बिहार का जो विकास का ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल धरातल पे है। आप पहले समझिए, विकास का परिभाषा पहले समझिए और जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में जाइए। कोई इससे दिक्कत नहीं है। हर लोग, आज कोई भी एक युवा बोल दे कि वो 6,000 से ज्यादा कमा रहा हो, हर जो इंसान, जो एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े यूनिवर्सिटी में भेजा था लोन लेकर, आज वो लोन पे नहीं कर पा रहा है। अभिषेक जी जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूं। समय कम है, एक मिनट में अपनी बात को रखिएगा प्लीज। डिफाइन करते हैं विकास का रेट। देखिए, इनको ना ये भी नहीं मालूम है कि बिहार का जो
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 22% की दर से है इस फिस्कल ईयर 2025-26 में, और हम देश के औसत को भी कई बार लांघ देते हैं। इस बात का गर्व और फख्र नहीं है इनको। आंकड़ों पर जब आप इनसे बात करने चलिएगा तो ये एकदम सबसे अंतिम पायदान पकड़ लेंगे और कहेंगे क्या? पेपर पे 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं। अगर ये विकास का दर रेट दिखा रहे हैं तो पेपर पे 80 करोड़ लोगों को ये अनाज देने का काम कर रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए 80 करोड़ लोग करें, कितना भी राजीव जी प्लीज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजीव जी, बिहार के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि नीतीश जी आ रहा हूं, इसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूं। बड़ा पैमाना बनाया है, जातीय नरसंहार और सांप्रदायिक दंगों को आधार नहीं बनाया राजनीति के लिए, और हर समाज वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। आपकी पार्टी के, आपके गठबंधन के लोग भी योजनाओं से लाभान्वित होते हैं, और क्या पता कहीं आपके भी वर्कर्स हमको वोट देते होंगे, इसलिए आपकी परिस्थिति बिहार के अंदर इतनी बुरी रहती है। सरकार इनकी है। ठीक है अजय जी, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। आपकी सरकार रही तब आपने क्या किया, यह भी सवाल बुनियादी है, हमेशा मौजूद करें उन रहेगा। लोगों को। जरा मैं वो वीडियो आपको दिखा दूं जो आप मांगना चाह रहे थे। संतोष जी जी, मैं वो वीडियो दिखा देती हूँ प्लीज प्लीज। ड्रेस कोड नहीं पहनना है। 20 तारीख है और 20 तारीख को जो है देश के प्रधानमंत्री सिवान के जसौली में आने वाले हैं। इसको लेकर तमाम अधिकारी से लेकर फॉर्मेट में थोड़ा जल्दी दिखाइएगा क्योंकि समय कम है मेरे पास। पूरा प्रयास किए हैं और भीड़ जुट भी गया है। अभी जिस बस में हम हैं, ये बस जो है आंगनबाड़ी सहायकों का है, सेवकों का, आंगनबाड़ी सेवकों का है। और ये बस आप देख पा रहे होंगे, ये बस जो है फुल्ली भरा हुआ है, और ये तमाम लोग अजय जी उसको जरा थोड़ा सा जहां पर आप दिखाना चाह रही हैं उस पर लेकर आइए, मेरे पास बहुत समय कम है, प्लीज। सुने ना, सेविका हम लोग को आदेश मिला है। अच्छा, आदेश मिला है? हाँ, आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। आम पब्लिक बन के जाएगी? हाँ, अगर ड्रेस कोड पे नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस वहाँ जाके इकट्ठित करना है कि हम लोग इस ठीक है, तैनात हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा इस पे जरा। 5 बजे सुबह बुलाएगा था, 6 बजे। देखिए ऐसा है, मैंने शुरू में कहा है, सुन लिए ना संतोष जी, अब तो आपको सबूत मिल गई। अजय जी मेरे पास समय की कमी है, डिबेट में मैं आप और मैं दोनों हैं, आप मुझे पर्सनली भेजिएगा, मैं जरूर सुन कर चलाऊंगा। जी संतोष जी, सबूत बोलिए तो देखिए मनीष जी कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे बौखला गए। ये टेक्नोलॉजी समझा दें कि 2 लाख लोगों को कैसे कैरी करके लाया जा सकता है। क्या इतनी व्यवस्था सिवान जिले में? अजय जी मुझे समझ नहीं आया उस वीडियो में ऐसा क्या था कि आप इतनी खुश हो गई। ठीक है मनीष जी, ये आजकल यही कर रहे हैं। ये इनकी जो आईटी की टीम है ना, वो दिन भर एक्स पर यही सब करती रहती है। आरजेडी इसी पर पूरा चुनाव लड़ना चाहती है, इसकी धरातल पर तो है नहीं, धरातल पे कहीं है नहीं। तो आरजेडी की पूरी टीम जो है ना, बस एक्स पर और फेसबुक पर आप देखेंगे तो ये चुनाव लड़ती रहती है दिन रात। लेकिन फैक्ट यही है कि वो जो भीड़ थी, वो जो भीड़ थी। ठीक है, समीर रहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। और इसी बीच